वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स और हमारे पास दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि दो सर्कल है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली, तो P का वैल्यू बताइए। यहां पर हम देख सकते हैं दोनों सर्कल में हमारा P इन्वॉल्व है। तो अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हम लगा सकते हैं। अगर हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगाए तो वहां से हमें P का वैल्यू इजिली मिल जाएगा। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हमारा क्या होता है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये यहां पर लगाएंगे तो यहां से हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। लगाएंगे क्या बनेगा हमारा, 2G1 कितना है हमारा P/2, G2 कितना है हमारा -5 प्लस 2F1 कितना है हमारा P/2, F2 कितना है हमारा P, C1 हमारा कितना है -7 और C2 हमारा कितना है +1। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, और यहां पर क्या बनेगा हमारा -5P, और यहां पर क्या बनेगा हमारा P² इक्वल टू -7 + 1 -6। सबको अगर हम एक तरफ लाएं तो ये हमारा बनेगा P² -5P + 6 इक्वल टू 0। ये तो P में क्वाड्रेटिक बन गया ना, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें आता है। कैसे सॉल्व करेंगे, P² -3P -2P + 6 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा P अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा P -3, और यहाँ पर -2 अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा P -2, P -3 होगा, यहाँ पर कर लीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा P -2 P -3 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमारा P का दो वैल्यू निकल के आया, पहला 2 और दूसरा 3। तो इस तरीके से हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो वैल्यू P का हमारा निकल के आ रहा है, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, B और C। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये जितना भी क्वेश्चन है ना हमारा इस लेक्चर वीडियो में, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप पहले से करके आइए। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट आकर के ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन आप एक अटेम्प्ट जरूर करके आए। ये भी हो सकता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने, फिर भी अटेम्प्ट लेना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको ही सॉल्व करना है ना, मुझे तो सॉल्व नहीं करना है। तो आपका सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिस्कशन लेक्चर वीडियो है आप अगर डायरेक्ट देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप सारा का सारा क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आइए, और किसी में अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पर आकर के देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि आप डायरेक्ट डिस्कशन लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर वीडियो आप आकर के देख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप पहले सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए। कौन सा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर वीडियो है उसका सारा का सारा क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व करके आएंगे, और तभी आप इस लेक्चर वीडियो को देखिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो एट द एंड आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल ऑर्थोगोनल टू द टू सर्कल्स, और हमारे पास दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, एंड हैज 2x + 3y = 7 एज डायमीटर। अच्छा, आपको याद है पिछला का पिछला लेक्चर वीडियो में एक लास्ट में दो नोट लिखाए थे, तो उसमें एक पहला नोट क्या था, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग द टू सर्कल ऑर्थोगोनली इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल। मतलब अगर कोई सर्कल मान लेते हैं S = 0, S1 = 0 और S2 = 0 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस सर्कल, मतलब किस सर्कल, सर्कल S = 0 का सेंटर का लोकस हमारा क्या आएगा, इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस, इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस, इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस। तो ऐसा करते हैं ना, इन दोनों सर्कल का पहले रेडिकल एक्सिस निकाल लेते हैं, वही S = 0 का सेंटर का हमारा लोकस होगा। तो रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, S1 - S2 = 0।
तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 माइनस एस टू हमारा कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बना हमारे पास 10 माइनस 4 6x, इधर से 4y इधर से माइनस 6y, तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2y 11 माइनस 21 कितना आएगा हमारा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा, अगर 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो ये हमारा बनेगा 3y माइनस वाई 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आया हमारा, रेडिकल एक्सिस का। और s इक्वल टू 0 का सेंटर का लोकस हमारा क्या होगा, रेडिकल एक्सिस, मतलब सेंटर रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा, सेंटर रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। तो s इक्वल टू 0 का सेंटर अगर हम अल्फा कॉमा बीटा मान ले, अगर हम इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा मान ले, तो अल्फा कॉमा बीटा रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा, तो रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं 3 अल्फा माइनस बीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। बोले तो बीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3 अल्फा माइनस 5। ठीक है। और दूसरा बात, यहां तक अगर सिर्फ रहता ना मैटर, मतलब एंड के पहले का, तो हम कैसे निकालते इक्वेशन ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल तो हमारा आ जाता है क्या, रेडिकल एक्सिस। लेकिन आगे हम बढ़ ही नहीं पाते, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इस सर्कल का डायमीटर है। अगर इस सर्कल का डायमीटर है तो ये सेंटर से पास करेगा। कौन सेंटर से पास करेगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 सेंटर से पास करेगा। अगर ये सेंटर से पास कर रहा है तो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 3 अल्फा माइनस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 11 अल्फा इक्वल टू माइनस 15 माइनस 7 क्या बन जाएगा हमारा 22। उस तरफ जाए तो क्या बन जाएगा 22। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, 22 अपॉन 11 क्या आ जाएगा 2। तो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2। और रहा बात बीटा का वैल्यू का, तो बीटा हमारा कितना है 3 अल्फा माइनस 5, तो ये कितना आ गया हमारा 1। तो बीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। तो अल्फा आ गया बीटा आ गया, मतलब हमारा सेंटर आ गया, कितना आ गया 2,1। अब इसका रेडियस अगर हम निकाल ले तो सर्कल के इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि सर्कल S1 को अगर हम पकड़ ले तो इसका सेंटर हमारा कितना है 2,3। और अगर इसका रेडियस का बात करें, इसका रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 11, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 11 कितना आ जाएगा √2। तो इस सर्कल का रेडियस हमारा कितना है √2। अगर सर्कल S और S1 ऑर्थोगोनल है तो यहां से हम बोल सकते हैं S1 का रेडियस का स्क्वायर जो कि है √2 का स्क्वायर, सर्कल S का रेडियस हम मान लेते हैं R, तो R का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर D का स्क्वायर। D कितना हो जाएगा हमारा, ये 2,1 है और ये 2,3 है, तो कितना बनेगा हमारा 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये रहा हमारा डिस्टेंस और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो यहां से रेडियस का स्क्वायर हमारा कितना है 4 माइनस 2 2, रेडियस का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 2। तो सर्कल S इक्वल टू 0 का इक्वेशन अब हम लिखेंगे, क्या बनेगा हमारा, इधर लिखेंगे x माइनस 2, सेंटर हमारा कितना है 2,1, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस
1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर जो कि है हमारा 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा वाई स्क्वायर, और इधर से -4x, और इधर से -2y, और इधर से 4 आएगा +1 5, 5 - 2 कितना आएगा हमारा 3। तो इस तरीके से सर्कल s इक्वल टू 0 का इक्वेशन हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये फाइनल आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल कटिंग ऑर्थोगोनली ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अच्छा ये भी नोट में लिखाए थे, सही है भाई, दोनों नोट यहाँ पर ही आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि हमें वो सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सर्कल को, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 और S3 इक्वल टू 0 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस सर्कल का सबसे पहली बात नोट में लिखाए थे, सेंटर क्या होगा हमारा, रेडिकल सेंटर। ये सेंटर क्या हो जाएगा हमारा, रेडिकल सेंटर। तो इस सर्कल, मान लेते हैं ये सर्कल S इक्वल टू 0, तो S इक्वल टू 0 का सेंटर फाइंड करने का क्या मतलब है कि आप रेडिकल सेंटर फाइंड करिए। और रेडिकल सेंटर आपको कैसे मिलेगा, आप किसी भी दो सर्कल को पकड़ के रेडिकल एक्सिस निकालिए और दो रेडिकल एक्सिस निकालिए, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो हमारा रेडिकल सेंटर आएगा। मान लेते हैं आप S और S1 का रेडिकल एक्सिस निकाले और S और S3 का रेडिकल एक्सिस निकाले, तो इन दोनों का पॉइंट ही तो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो आपका क्या होगा, रेडिकल सेंटर। तो ऐसा करते हैं ना, रेडिकल एक्सिस 1 नाम देते हैं, S माइनस, एक सेकेंड, रेडिकल एक्सिस निकालना था ना, तो पहले S1 और S2 से एक रेडिकल एक्सिस निकाल लीजिए, फिर S1 और S3 से एक रेडिकल एक्सिस आप निकाल लीजिए, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो हमारा रेडिकल सेंटर आएगा। तो S1 और S2 से पहले रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, क्या बनेगा हमारा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -7x प्लस 8y, इधर -7 इधर -9 -16 इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस 1 इसका नाम दे देते RA1। अब हम निकालेंगे RA2। RA2 के लिए क्या करेंगे हम, S1 माइनस S3 लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा RA2 S1 माइनस S3 इक्वल टू 0 लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमें मिलेगा S1 कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -7 माइनस S3 हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y अच्छे से लिखिएगा प्लस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बना हमारे पास -9x, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से आएगा हमारा -9x प्लस 12y, इधर -7 इधर -29, कितना आ जाएगा हमारा -36 इक्वल टू 0। ऐसा करिए ना, 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हमारा बनेगा -3x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। तो RA2 भी हमारा आ चुका है। तो RA1 और RA2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो हमारा रेडिकल सेंटर होगा, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। तो इन दोनों से हम कॉमन पॉइंट नहीं निकाल सकते, वही तो हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसा करते हैं ना कि सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा हमारा -6x प्लस 8y -24 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 1 से हमारा क्या है,
-7x प्लस 8y -16 इक्वल टू 0। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे पहले वाले में से दूसरे को, तो यहाँ से 8y हमारा कैंसिल, -6y प्लस 7y हो जाएगा। तो ये -6x प्लस 7x क्या बनेगा हमारा, प्लस x, और इधर कितना बनेगा हमारा -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 8। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8। अगर x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 16 प्लस 7x। उस तरफ जाए तो क्या बनेगा 16 प्लस 7x। x का वैल्यू कितना आया हमारा 8, और 8y इतना था ना, तो डिवाइडेड बाई 8। 8 इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा नीचे में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम y निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा 16 प्लस 56 अपॉन 8। तो ये 2 टाइम्स से और ये 7 टाइम्स से कितना आ गया हमारा 9। तो y हमारा कितना आ गया 9। तो रेडिकल सेंटर हमारा आ चुका है, कितना आ गया 8,9। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमारा क्या होगा, किसी भी सर्कल से, किसी भी सर्कल मतलब S1 S2 S3 से इसका रेडिकल सेंटर का डिस्टेंस ही हमारा इसका रेडियस होगा। तो S1 से ही रेडियस निकाल लेंगे। पॉइंट आ गया हमारा 8,9। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, एक स्लाइड ऐड करिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 था ना हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा सर्कल S इक्वल टू 0 का रूट S1। तो ये हमारा बनेगा अंडर रूट ऑफ, पॉइंट कितना है हमारा 8,9 ना, तो 8,9 से S1 का डिस्टेंस निकालिए, कितना आ जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर -2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 -7। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और ये -16 और इधर -7, कितना हो जाएगा -23, और इधर कितना है +23। तो ये आ गया हमारा +4। सर्कल S इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, सेंटर हमें मालूम है 8,9। तो ये हमारा बनेगा x -8 का स्क्वायर प्लस y -9 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर +4। तो यहां से हमें मिलेगा x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -16x प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर -18y इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर +4। 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से हमारा क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -16x -18y और 4 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा -4 इक्वल टू 0। 4 अच्छे से लिख लेंगे। तो इस तरीके से सर्कल S इक्वल टू 0 का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब उस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा करते हैं यार, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, सर्कल C1 एंड C2 आर एक्सटर्नली टेंजेंट, ठीक है, एंड दे आर बोथ इंटरनली टेंजेंट टू द सर्कल C3। अच्छा, यहाँ पर एक्सटर्नली टेंजेंट करने का क्या मतलब है, आप इसे सीधा सीधी इतना समझिए ना कि एक्सटर्नली टच कर रहा है। टेंजेंट हटा के टच भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक्सटर्नली टेंजेंट मतलब एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। इंटरनली टेंजेंट मतलब इंटरनली टच कर रहा है। ये मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा, एक्सटर्नली टेंजेंट का क्या मतलब है।
टच कर रहा है, आप इतना समझ जाइए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, बट लिखा हुआ था किसी क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ था, तो इस तरह का भाषा यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन बनाने वाला जाने। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे एक क्वेश्चन मिला जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, आर एक्सटर्नली टेंजेंट, ठीक है, एंड दे आर बोथ इंटरनली टेंजेंट टू द सर्कल C3। तो मान के चलते ये क्या बोलना चाह रहा है कि C1 C2 एक्सटर्नली टच कर रहा है और C1 और C2 हमारा सर्कल C3 को इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। द रेडी ऑफ C1 एंड C2 आर 4 एंड 10, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड द सेंटर्स ऑफ द सर्कल ऑफ द 3 सर्कल्स आर कोलिनियर। तीनों सर्कल का, कौन सा तीनों सर्कल, C1 C2 C3, तीनों का सेंटर हमारा क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ C3 इज ऑल्सो अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट ऑफ C1 एंड C2, ठीक है। यहां पर जो जो बोल रहा है वो करते चलते हैं। यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, ऐसा करते हैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं जिससे हमें बात समझ में आए। एक सर्कल है C1 और दूसरा सर्कल है C2 जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, और एक तीसरा सर्कल है जिसको ये दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। तो कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। हालांकि ये बहुत गंदा हम ड्रॉ किए, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाइए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का हमारा फिगर बनेगा। इसका रेडियस कितना बोल रहा है हमारा, 4। तो ऐसा करते हैं ना, सर्कल C1 बोला है ना, तो हम सर्कल C1 का सेंटर भी C1 ही मान लेते हैं, जिससे आसानी रहेगा समझने में। सर्कल C2 का सेंटर हम C2 मान लेते हैं, और सर्कल C3 का सेंटर हम C3 मान लेते हैं। और ये बोल रहा है ये तीनों कोलिनियर है, ठीक है, ये तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर सर्कल C1 का रेडियस हमारा कितना था, 4 ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4, और ये C2, इसका नाम दे A, इसका नाम दे B, तो C2B हमारा कितना हो जाएगा, 10। इसका रेडियस कितना है हमारा, 10, और C2 ये मान लेते हैं M है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, हम मान लेते हैं M। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में, ए कॉर्ड ऑफ C3 इज ऑल्सो कॉमन इंटरनल टेंजेंट ऑफ C1 एंड C2, तो वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो C1 C2 का जो कॉमन टेंजेंट है हमारा, कॉमन इंटरनल टेंजेंट है, वो C3 का क्या है, कॉर्ड, नाम देते हैं इसका C और D, और इसे मान लेंगे हम M। तो MC2 हमारा कितना है, 10, MC2 हमारा कितना है, 10। अगर हम सर्कल C3 का रेडियस निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे देखिएगा। रेडियस ऑफ सर्कल C3 कैसे निकालेंगे देखिएगा। ये हो जाएगा हमारा AB, क्या है हमारा डायमीटर, AB क्या है हमारा डायमीटर, यहां पर क्लियरली दिख रहा है, तो AB/2, और AB हमारा क्या है, इसका डायमीटर हमारा कितना है, 8, और इसका डायमीटर हमारा कितना है, 20, तो 20/2 ये कितना आ गया हमारा, 14। तो रेडियस ऑफ C3 हमारा कितना है, 14। अगर ये 14 है तो AC3 में ये 4 है, ये 4 है, तो MC3 हमारा कितना हो जाएगा, 6। MC3 हमारा कितना हो जाएगा, 6। ये तो कॉमन सेंस का है ना, टोटल हमारा 14 होना चाहिए, रेडियस क्योंकि 14 है, ये 4 4 8 है, तो बचा कितना, 6 ही बचा ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कि ये CD हमारा क्या है, टेंजेंट है सर्कल C2 पर, सर्कल C2 पर CD टेंजेंट है, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। ये नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर हमारा सेंटर से पास कर रहा है C2 का, ये 6 नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये MC3 हमारा कितना है, 6। अब ऐसा करते हैं ना, DC3 को मिला देते हैं। अगर DC3 को हम मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस, इसका वैल्यू कितना है, 14। C3 थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, सिमिलरली इधर ही मिला लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 14। ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर आएगा, कैसे,
ये रेडियस, तो ये दोनों हमारा कितना हो जाएगा, थीटा थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल C3DM, ट्राइंगल C3CM कॉन्ग्रुएंट। कैसे बोल सकते हैं, देखिएगा यहां पर साइड C3D C3C इक्वल टू R, एंगल सेम, ये परपेंडिकुलर, तो तीनों एंगल सेम और एक साइड सेम, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड ये हमारा कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो साइड एंगल साइड भी आप लगा सकते हैं, ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो वहां से भी कॉन्ग्रुएंट आप समझ सकते हैं। हालांकि इस पर तो हम कम से कम 10-15 बार से ज्यादा बात कर चुके हैं कि ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं CD का लेंथ इक्वल टू, CD नहीं, CM का लेंथ इक्वल टू MD। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, M हमारा क्या है, मिड पॉइंट, लिखिएगा M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अगर M हमारा मिड पॉइंट है तो CD लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ MD। और MD हम निकाल सकते हैं क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो MD यहां से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, रूट ऑफ 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 14 माइनस 6 कितना होता है हमारा 8, 14 प्लस 6 कितना होता है हमारा 20, तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स रूट 160। तो 16 हमारा कितना हो जाएगा 12 के 4, तो ये बनेगा 8 टाइम्स रूट 10, 8 टाइम्स रूट 10। आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्या बोल रहा था हमसे, गिवन दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज M रूट N अपॉन P, मतलब कॉर्ड CD का लेंथ कितना बोल रहा है, M रूट N अपॉन P। तो यहां से हम बोल सकते हैं, एक स्लाइड ऐड करें क्या, नहीं तो यहां पर दिक्कत हो जाएगा, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 4 ना, ऐड कर लेते हैं। कॉर्ड के बारे में ये बोल रहा था और कॉर्ड का लेंथ हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया है हमारा 8 रूट 10, और ये कितना बोल रहा है कॉर्ड का लेंथ, गिवन दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज M रूट N अपॉन P, M रूट N अपॉन P। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए हमारा। आगे बढ़ेंगे, वेयर M and P आर पॉजिटिव इंटीजर्स, M and P आर रिलेटिवली प्राइम, N is not divisible by the square of any prime, then find the value of M plus N plus P। तो यहाँ पर जो भी बात बोल रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि M and P हमारा पॉजिटिव है, M P हमारा रिलेटिवली प्राइम है, हाँ है, और N is not divisible by the square of any prime, हाँ 10 हमारा किसी से डिविजल नहीं है, किसी भी प्राइम का स्क्वायर से नहीं, तो डिविजल नहीं है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके M N और P का वैल्यू देख सकते हैं। M कितना आ जाएगा हमारा 8, N कितना आ जाएगा हमारा 10, और P कितना आ जाएगा हमारा 1। और हमसे पूछा क्या है, इन तीनों का सम, मतलब 8 प्लस 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा 19। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक से हम आपको डिटेल्स में एकदम समझाया ये चीज। अब इसके बाद भी आपका डॉट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो बहुत बेसिक से बताया, ये भी बता रहे कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है। हालांकि ये सब बताने वाला चीज़ नहीं, ये सब तो 10th क्लास तक ही पढ़ के आते हैं ना। आप वैसे भी जेई का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बेसिक बात बताने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता कर चलते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस a इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और हमारे पास दूसरा सर्कल का इक्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। वेयर a एंड b इज ग्रेटर देन 0, मतलब a भी हमारा कैसा है पॉजिटिव,
देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ पर हमें किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ए बी का। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि ये जो सर्कल है हमारा, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये जो सर्कल है हमारा वो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छे से बना लेंगे, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा ए बी। ऐसा करिए, आप ए बी को कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिएगा ए, और इसका कुछ नाम दे दे, क्या इस पॉइंट का नाम देते सी, इस पॉइंट का नाम देते सी डैश। तो ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा ना। अगर ए बी इसका सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल है मतलब ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। और अगर ये डायमीटर है तो सेंटर इस पर लाई करेगा। सेंटर मान लेते हैं हम, मान क्या लेते हैं, इसका सेंटर हमें मालूम है, इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, 1,-4। तो 1,-4 ए बी पर लाई करेगा। अब इसमें खास बात यह है कि ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी का हम इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोनों सर्कल हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए बी का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो कॉमन कॉर्ड हमारा क्या होता है, रेडिकल एक्सिस। तो ये भी यहां पर क्या है, रेडिकल एक्सिस। ये तो रेडिकल एक्सिस जब पढ़ रहे थे तभी बात कर चुके थे ना कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो उन दोनों का कॉमन कॉर्ड हमारा क्या होता है, रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, S1 - S2 = 0। तो यहां पर S1 - S2 = 0 लगाएंगे। क्या बनेगा हमारा, x² + y² + 4x + 22y + a - S2। क्या बनेगा हमारा, x² + y² - 2x + 8y - b = 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं x² y² x² y² गया, क्या बना हमारा यहां पर 2x, और इधर 4x, कितना बना हमारा 6x, और यहां पर -8y और 22y मतलब 14y, और यहां पर a है और इधर माइनस प्लस b, माइनस प्लस b = 0। तो रेडिकल एक्सिस का हमारा ये इक्वेशन आ चुका है। और रेडिकल एक्सिस ये हमारा क्या है, डायमीटर। और डायमीटर पे सेंटर लाई करता है, मतलब डायमीटर पे 1,-4 लाई करेगा। अगर 1,-4 डायमीटर पर लाई कर रहा है तो डायमीटर का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और डायमीटर का इक्वेशन हमारा क्या है, जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है, क्योंकि दोनों हमारा सेम आ गया ना। तो रेडिकल एक्सिस को भी 1,-4 सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि 1,-4 जो कि हमारा सेंटर है इस पर लाई कर रहा है। तो यहां से हमारा आ जाएगा 6 1 + 14 - 4 + a + b = 0। तो यहां से फाइनली a + b का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 14 × 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, कितना आएगा हमारा 56, और +6 इस तरफ है तो उस तरफ -6, तो ये आया हमारा 50। ठीक है, अब आपको एक बात याद है, AMGM जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक बात बताए थे, क्या, AM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो अगर AB पर हम AM लगाएं तो वो हमारा क्या आएगा, a + b/2, और AB पर GM लगाएं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, AB √AB, या फिर AB का पावर हाफ, जो कि √AB ही होता है। ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। तो AB हमारा कितना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, लिखिएगा यहां पर √AB इज लेस देन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √AB। अगर AB + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू AB √AB है तो √AB हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू AB अपॉन a + b/2। a + b का वैल्यू कितना है 50, तो 50/2। तो यहां से √AB कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 50/2 25। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। तो ये हमारा बनेगा AB इज लेस देन इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625। तो यहां पर आपको देख के पता नहीं लग रहा है कि AB का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, 625। सिंपल, AB का मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 625। अच्छे से लिख लेंगे 625। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व
कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स, ऐसा करते हैं ना यार, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि मुझे प्यास लग रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडी R1 एंड R2 आर बोथ टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है। द वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2 इक्वल्स। देखेंगे यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो वो सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है वो किस तरह का होता है हमारा। इस पर हालांकि सर्कल जब टॉपिक शुरू कर रहे थे तो स्टार्टिंग में ही बताए थे, लेकिन फिर से एक बार बात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक अलग स्लाइड ऐड कर ले, क्या उसके लिए सही रहेगा। और यहां पर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो रुक जाइएगा एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारा ये। हाँ, यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वो सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, अगर इसका रेडियस हम r मान लें और ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका रेडियस हम अल्फा मान ले, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा अल्फा, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा अल्फा। तो ये जो सेंटर है हमारा वो कितना बनेगा अल्फा कॉमा अल्फा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो इसका सेंटर हमारा कितना हो जाता है, अगर रेडियस अल्फा है तो माइनस अल्फा, ये डिस्टेंस कितना है हमारा माइनस अल्फा, और ये डिस्टेंस कितना है अल्फा। तो कितना बनता है हमारा माइनस अल्फा कॉमा अल्फा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो सेंटर हमारा कितना हो जाता है, अगर रेडियस अल्फा है तो ये डिस्टेंस अल्फा, ये डिस्टेंस भी अल्फा, तो ये माइनस अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा कितना जाता है माइनस अल्फा। इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता अल्फा रेडियस का हमारा सर्कल, तो ये डिस्टेंस अल्फा, ये डिस्टेंस भी अल्फा, तो ये सेंटर हमारा कितना आ जाता है अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का जो सर्कल का सेंटर है वो किस पर लाई करेगा, y इक्वल टू एक्स पर। ये किस पर लाई करेगा y इक्वल टू एक्स पर। और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सेंटर हमारा किस पे लाई कर रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स पर। देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अगर हम x कोऑर्डिनेट सेंटर का h मान ले और y कोऑर्डिनेट सेंटर का k मान ले, तो वो दोनों रेडियस के बराबर आएगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अगर हम इन सभी को एक साथ लिखना चाहे, मतलब मान लेते हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट को भी एक साथ लिखना चाहे, तो ऐसा करते हैं मॉड लगा के लिख देते हैं। अगर मॉड लगा के लिखेंगे तो ये किसी भी क्वाड्रेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का हमारा मॉडुलस कितना आ रहा है रेडियस के बराबर, चाहे वो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो, ठीक है। तो मॉड एच इक्वल टू मॉड के इक्वल टू मॉड आर इक्वल टू रेडियस हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये कौन सा सर्कल हुआ हमारा, वो सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, टू सर्कल ऑफ रेडी R1 एंड R2 आर बोथ टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑर्थोगोनली, द वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2 इक्वल्स। देखिए
इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो हमें पता नहीं है ना किस क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में है हमारा सर्कल। तो ऐसा करते हैं किसी भी एक क्वाड्रेंट में हम मान लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं समझने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं किस क्वाड्रेंट में दोनों सर्कल है। हाँ, लेकिन अगर एक सर्कल हमारा क्वाड्रेंट 1 में हुआ तो दूसरा भी हमारा क्वाड्रेंट 1 में ही होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी कराना है ना। तो मान लेते हैं ये सर्कल ये है हमारा, इसका सेंटर हम मान लेते हैं, ऐसा करते हैं इधर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना ले क्या, थोड़ा बना बड़ा बना लीजिए। ऐसा करते हैं ना, उधर तो जगह खाली था तो उधर ही बनाते हैं। ये दोनों सर्कल ये दोनों सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और दोनों ऑर्थोगोनल है हमारा। अगर एक का सेंटर हम H1 कॉमा K1 मान ले तो इसका रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ H1 प्लस मॉड ऑफ H1 या फिर मॉड ऑफ K1। और दूसरे सर्कल का अगर हम सेंटर H2 कॉमा K2 मान ले तो इसका रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ H2 या फिर मॉड ऑफ K2। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि ये जो दोनों सर्कल है हमारा वो ऑर्थोगोनल है। अगर ऑर्थोगोनल है तो यहां से हम बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है हमारा, R1 स्क्वायर, इसे आप R1 बोल दीजिए, इसे R2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। R1 हमारा कितना है, R1 को R1 ही रहने दीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। डी हमारा क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 का स्क्वायर प्लस K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप डी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ H1 H2 प्लस K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ K1 K2। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो H1 स्क्वायर है हमारा वो रेडियस 1 का स्क्वायर के बराबर आएगा, H2 स्क्वायर जो है हमारा वो रेडियस 2 का स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ना मॉडुलस है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो रेडियस 1 का स्क्वायर इक्वल टू H1 स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, रेडियस 2 का स्क्वायर इक्वल टू H2 का स्क्वायर, यहाँ पर से देख सकते हैं स्क्वायर करेंगे तो हमारा दोनों सेम आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एट द एंड यहाँ पर हमारा क्या बचा, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर इक्वल टू 2H1 H2 प्लस 2K1 K2। अब यहां पर एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि दो सर्कल 1 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सर्कल 2 भी हमारा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर हमारा H1 हमारा R1 है, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि एक सर्कल हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दूसरा सर्कल का ही मजबूरी है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तभी इंटरसेक्ट करेगा ना हमारा और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा। तो एक सर्कल का सेंटर H1 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा करते हैं ना, इधर ही बना लेते हैं, H1 अगर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेंटर क्या हो जाएगा हमारा, R1 R1 R2 R2। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस R1 R1 माइनस R2 R2। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस R3 माइनस R3 माइनस
एक सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, -r1 -r1 -r2 -r2। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों सर्कल हुआ तो -r1, नहीं +r1 हो जाएगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, r1 -r1 r2 -r2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में दोनों सर्कल हो, अगर आप r1 r2 का वैल्यू कैलकुलेट करें, मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट का आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, मतलब h1 h2 का प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो क्या आ रहा है हमारा r1 r2, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो क्या आ रहा है हमारा r1 r2 -r1 -r2, थर्ड कोऑर्डिनेट में -r1 -r2, फोर्थ कोऑर्डिनेट में r1 r2। तो चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, हम दोनों सर्कल का अगर सेंटर का x कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट देखें तो वो हमारा क्या आ रहा है, r1 r2। सिमिलरली k1 k2 का भी प्रोडक्ट हमारा सेम आएगा, k1 k2 भी आप निकाल के देख सकते हैं, r1 r2 ही आएगा आपका। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो r1 r2, सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो r1 r2, थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो k1 k2 हमारा क्या आ जाएगा, -r1 -r2, जो कि अगेन हमारा सेम आ रहा है, माइनस प्लस ही हो जाएगा ना। फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो -r1 -r2। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि h1 h2 या फिर k1 k2 दोनों हमारा अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में दोनों सर्कल है तो क्या आ रहा है, r1 r2 आ रहा है। तो h1 h2 और k1 k2 की जगह पे हम r1 r2 नहीं रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, k स्क्वायर बोले तो r1 स्क्वायर, k2 स्क्वायर बोले तो r2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स r1 r2 2 टाइम्स r1 r2 प्लस 2 टाइम्स r1 r2। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर दिक्कत होगा सॉल्व करने में, रुक जाएगा, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ना हमारा ये, हाँ ऐड हो गया। बैटरी 1% है क्या यार, एक ही लेवल दिख रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर बैटरी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 2r1 r2 प्लस 2r1 r2 मतलब 4r1 r2। तो अगर r1 r2 से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, r1 अपॉन r2 प्लस r2 अपॉन r1 इक्वल टू 4r1 r2 को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा ये बनेगा। अब r1 अपॉन r2 किसका रेशियो हमसे पूछा, r1 अपॉन r2 को ना, तो इसे हम मान लेते हैं t। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, t प्लस 1/t इक्वल टू 4, t प्लस 1/t इक्वल टू 4 मतलब t स्क्वायर -4t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना t में, तो यहाँ से t का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 -4 ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 कितना आएगा, √12 बोले तो 2√3 अपॉन 2। तो यहाँ से t का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 प्लस माइनस √3। तो t का वैल्यू हमारा क्या आ गया है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, r1 इज ग्रेटर देन r2। अगर r1 r2 से बड़ा है तो r1 r2 का रेशियो हमारा क्या आएगा, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा कौन सा है, ये वाला तो है नहीं, ये वाला है। तो r1 अपॉन r2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 हमारा 1 से बड़ा है ना, 2 माइनस √3 2 माइनस 1.73 1 से छोटा ही आ जाएगा ना, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब r1 अपॉन r2 का वैल्यू 2 प्लस √3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं ना, बैटरी चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि आपको आवाज सुनाई नहीं देगा फिर मेरा।
चेंज कर लेते हैं पहले। आवाज आ रहा है क्या? यहाँ पर तो लेवल पूरा दिख रहा है, आ ही रहा होगा, मान के चल रहा है कि आपको आवाज आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके थे ना? हाँ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, इफ द लाइन पेयर दिस वन इज ऑर्थोगोनल टू इट। ठीक है, इफ द सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और बी है ना, तो पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर बी पार्ट देखेंगे। पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो कि 0,0 मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है और लाइन पेयर पर ऑर्थोगोनल। लाइन पेयर मतलब यहां से दो लाइन मिलेगा हमें, उन दोनों लाइन पर ऑर्थोगोनल है। ठीक है, देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि जो सर्कल है दोनों लाइन पर ऑर्थोगोनल है। तो मान लेते हैं लाइन, यहां से दो लाइन मिलेगा ना हमें। ऐसा करते हैं, पहले लाइन ही निकाल लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई माइनस 3x। यहां से लाइन पेयर निकालेंगे हम, -3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 इक्वल टू 0। तो यहां से लाइन पेयर कैसे निकलेगा? देखिएगा यहां पर अगर हम x को कॉमन ले ले तो ये हमारा क्या बनेगा? y-3। और इधर पर 2 कॉमन ले ले तो ये हमारा क्या बनेगा? y-3। तो ये तो बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो गया ना। ये क्या आ रहा है हमारा? x प्लस 2 y-3 इक्वल टू 0। तो यहां से लाइन पेयर हमारा क्या आ रहा है? x प्लस 2 इक्वल टू 0, y-3 इक्वल टू 0। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या आ रहा है? x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात करें इन दोनों लाइन का तो वो हमारा क्या आ रहा है? x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि इन दोनों लाइन पेयर पर सर्कल हमारा ऑर्थोगोनल है। तो मान लेते हैं लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा a। इन दो इस लाइन पर ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब है कि अगर a पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, a पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये लाइन टेंजेंट से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। लेकिन ये क्या हुआ? टेंजेंट पर 90 डिग्री कौन बनाता है? हमारा नॉर्मल। मतलब ये लाइन हमारा क्या है? नॉर्मल है। ये लाइन हमारा क्या है? नॉर्मल। सिमिलरली दूसरा लाइन पर टेंजेंट हमारा कितना बना रहा है? मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, तो अगर बी पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। लेकिन टेंजेंट के साथ एंगल 90 डिग्री कौन बनाता है? हमारा नॉर्मल। मतलब ये लाइन भी हमारा क्या है? नॉर्मल। तो ये दोनों अगर नॉर्मल है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा? सेंटर। तो सेंटर कितना आ गया? -2, 3। दो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है? सेंटर। क्योंकि नॉर्मल हमारा किससे पास करता है? सेंटर से। तो उन दोनों का कॉमन पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? सेंटर। तो इस तरीके से हम सेंटर निकाल लेंगे इस सर्कल का। और बोल रहा है ये जो सर्कल है हमारा वो 0,0 से पास कर रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? y माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से हमारा क्या बनेगा? 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर, 0-3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से रेडियस का स्क्वायर हमारा क्या आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 9 प्लस 4 13। तो रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 13। तो सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा? y
माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड रुक जाएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर हमारा कितना है 13। तो यहां से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और इधर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारा 13। इधर भी कितना है 13, तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं जो दोनों लाइन पर 90 डिग्री बना रहा है और 0,0 से पास कर रहा है। ये था हमारा इसका ए पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे बी पार्ट, उसके लिए एक स्लाइड ऐड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, ये बी अच्छे से लिखिएगा यार। बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट द सर्कल दिस वन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्थोगोनली। ये क्या बोल रहा है यहां पर कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और इस सर्कल को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। देखेंगे यहां पर सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऑर्थोगोनली कट करने का क्या मतलब है। ऐसा करते हैं ना, इस तरह से आप एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसे ये 90 डिग्री बना रहा है, उससे ये 90 डिग्री बना रहा है। दोनों बेकार का ड्रॉ कर लिए। मान लेते हैं वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस से ये 90 डिग्री बना रहा है अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस से 90 डिग्री अगर बना रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू अल्फा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायरेक्ट लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा। इसी तरह अगर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से भी ये कितना बना रहा है, अगर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये ए था ये बी, अगर यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इससे ये कितना बना रहा है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर 90 डिग्री बना रहा है तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा नॉर्मल, और वाई एक्सिस यहां से नॉर्मल आया था। मतलब बात सिर्फ इतना सा है कि सबसे पहले हम क्या लेके चले थे वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम ए मान ले और वहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, और टेंजेंट से 90 डिग्री कौन बनाता है हमारा नॉर्मल, मतलब वाई एक्सिस क्या है इसका नॉर्मल, वाई एक्सिस क्या है इसका नॉर्मल, यहां पर लिखेंगे वाई एक्सिस क्या आ जाएगा इसका नॉर्मल। सिमिलरली अलग अलग हम देखते हैं, अगर एक्स एक्सिस इसको बी पर कट कर रहा है, अगर यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट के साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना बना रहा है ऑर्थोगोनल है ना, तो कितना बना रहा है 90 डिग्री, और टेंजेंट के साथ 90 डिग्री कौन बनाता है हमारा नॉर्मल, मतलब एक्स एक्सिस भी हमारा क्या है, ये है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस भी हमारा क्या है नॉर्मल, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नॉर्मल है। तो सर्कल हमारा किस तरह का होगा, अगर दोनों नॉर्मल है तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा सेंटर। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कितना आता है 0,0, मतलब इस सर्कल का सेंटर हमारा क्या है 0,0। और रहा बात रेडियस का, रेडियस कैसे निकालेंगे, इस सर्कल पर भी ऑर्थोगोनल है ना, कट्स द सर्कल दिस वन ऑर्थोगोनली, तो अगर इस सर्कल पे भी ऑर्थोगोनल है, सबसे पहले इसका इक्वेशन मान ले,
इसका इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं इक्वेशन कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस सर्कल के साथ ये ऑर्थोगोनल है तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स G1 G2, G1 हमारा कितना है 0, G2 कुछ भी रहे ओवरऑल तो हमारा 0 ही बना देगा। हालांकि आप G1 लिख सकते हैं, G1 कितना है, G2 कितना है हमारा -7 प्लस 2 टाइम्स F1 हमारा कितना है वो भी 0 है, F2 हमारा कितना है -4 इक्वल टू C1 प्लस C2 हमारा कितना है -R स्क्वायर और C2 कितना है हमारा +64। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड 0, तो यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 64। यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 64। अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 64 है तो सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेस द लाइन एट द पॉइंट -2, 7, ठीक है, एंड कट्स द सर्कल दिस वन ऑर्थोगोनली। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 को कहां पर टच कर रहा है, -2, 7 पर। x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 को कहां पर टच कर रहा है, -2, 7। तो एक तरीके से ये हमारा टेंजेंट हो गया ना, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 टेंजेंट हो गया ना एट पॉइंट -2, 7। एट पॉइंट -2, 7 पर हम इस सर्कल का टेंजेंट नहीं निकाल सकते, क्या होगा हमारा t इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं इस सर्कल का इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक सेकंड रुकिएगा, इस तरह का सवाल लगता है हम पिछले लेक्चर वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। 4 ऑप्शन था वहां पे और हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना था। ये तो रिपीटेड सवाल है तो हम फिर से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, अब आ गया है तो फिर से सॉल्व करेंगे ही, लेकिन इस तरह का सवाल तो लगता है हम पिछला या उसके पीछे लेक्चर वीडियो में शायद सॉल्व कर चुके हैं। मुझे देखा देखा लग रहा है ये सवाल, कोई बात नहीं, हम फिर से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो एट पॉइंट -2, 7 पर अगर हम tan का इक्वेशन निकालना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 लगाएंगे। क्या बनेगा हमारा, x1 प्लस y1 प्लस 2gx प्लस x1/2 प्लस 2f y प्लस y1/2 और c को एज इट इज हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आया, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, क्या आया हमारा यहाँ से gx और यहाँ पर -2x, क्या बनेगा हमारा g -2x और यहाँ पर fy और यहाँ पर 7y। तो ये हमारा बनेगा f प्लस 7y -2g प्लस 7f प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन -2, 7 पर टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ये दोनों तो हमारा आइडेंटिकल हो गया ना, मतलब एक ही चीज हो गया, आइडेंटिकल। अच्छे से लिख लेंगे, इधर लिख लीजिए, ये दोनों हमारा क्या हो गया, आइडेंटिकल। अगर ये दोनों हमारा सेम है तो यहां से हम बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब g -2/1 इक्वल टू f प्लस 7/1 इक्वल टू -2g प्लस 7f माइनस c/-5। देखिएगा यहां से इन दोनों से हमारा क्या आ जाएगा, g का वैल्यू 9 प्लस f, और अगर इन दोनों को हम पकड़ ले तो यहां से c का वैल्यू हमारा क्या आएगा, सॉल्व करेंगे इसे, f प्लस 7 इक्वल टू -2, g के जगह पे 9 प्लस f रख दीजिए,
प्लस 7F माइनस सी। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस सी था या प्लस सी था, प्लस सी था ना, ये प्लस सी है, सही कर लीजिएगा। तो यहां से हमारा सी का वैल्यू क्या आ रहा है, सी का वैल्यू क्या आ रहा है, इधर एफ है और इधर 7F और इधर -2F, मतलब 5F। एक सेकेंड, -2F, 7F -2F कितना आ जाएगा, 5F। रुक जाएगा एक सेकेंड, ये -5 उस तरफ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये -5F बनेगा। अच्छे से लिखेंगे, -5F। वही तो मुझे लगा कुछ छूट रहा है, ये -5 गया किधर, और ये बनेगा -35। हाँ अब सही है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इधर क्या है -5F और इधर क्या है 7F, तो -12F प्लस 2F क्या बनेगा हमारा, -10F, -10F। और इधर -35 है ना, और इधर से जाएगा तो +18, -35 +18 क्या बनेगा हमारा, -17, -17 सही है ना। हाँ -17, तो सी हमारा क्या आ गया, -10F -17। तो इस तरीके से सी और जी हम दोनों एफ के टर्म में निकाल लेंगे। और यहां पर क्या बोल रहा है कि इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड पहले ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर तो जगह बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना हमारा ये। अगर इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स G1, पहले कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लिख लीजिए, क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स G1 G2 प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स, इसका जी क्या है हमारा 9 + F, इसका जी क्या है हमारा 2, प्लस 2 टाइम्स F1 कितना है हमारा, F2 कितना है हमारा, -3, -3 है ना, हाँ -3 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C + 9, और C क्या था हमारा, C क्या था हमारा, -10F -17 प्लस C2 हमारा कितना है 9। तो यहां से हम F का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, कितना बन जाएगा हमारा, 2 × 2 4, 4 × 9 36 प्लस 2F 4F, और यहां से कितना आ जाएगा, -6F, और इधर से -10F -17 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, -8। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 10F -6F 4F + 4F कितना आ जाएगा, 8F, और 36 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -36 -8 कितना होता है हमारा, -44। तो यहां से F का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -44/8, बोले तो -4 से ये कितना बार में, 11 बार में, और 4 से ये 2 बार में। तो F का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -11/2। अगर F का वैल्यू -11/2 है तो यहाँ से G का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, G का वैल्यू कितना था 9 + F, ये बनेगा 9 -11/2, मतलब 18 -11 कितना आ जाएगा 7, तो ये बनेगा हमारा 7/2। तो G इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और रहा बात C का, तो C कैसे निकालिएगा, C आपका कितना था, -10F, बोले तो -11/2, और -10F -17, तो यहां से आपका आ जाएगा, ये 5 टाइम्स से गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 55 -17, बोले तो 38। 55 में से अगर -15 करेंगे तो 40 आएगा, और 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 38, मतलब -17 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 38। तो जी, एफ और सी तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब डायरेक्ट जी एफ सी का वैल्यू रख दिए तो सर्कल का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, x² + y² + 2g, जी कितना था हमारा 7/2,
जी एक्स प्लस टू एफ, एफ कितना आया हमारा -11/2 प्लस सी, सी कितना है हमारा 38 ना, 38 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x -11y, यहाँ पर y था, y कर लीजिएगा, प्लस 38, ये प्लस अच्छे से लिख लीजिएगा, प्लस 38 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले लेक्चर वीडियो में भी हम कर चुके हैं, जहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन था और ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो निकालना ही पड़ेगा ना, और फिर ऑप्शन से मैच करा देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये दोबारा सॉल्व किए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर 2 सर्कल्स C1 ऑफ रेडियस A, ठीक है, C2 ऑफ रेडियस B, ठीक है, B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, बोथ लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दोनों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इन ईच ऑफ द कंडीशन लिस्टेड इन कॉलम 1 द रेशियो ऑफ B बाई A इज गिवन इन कॉलम 2। अच्छा, ए के करस्पॉन्डिंग आपको ऑप्शन मैच करना है कि अगर C1 C2 टच कर रहा है तो रेडियस B अपॉन A का वैल्यू हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि C1 और C2 दोनों हमारा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। C1 C2 क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर मान लेते टच कर रहा है और मान लेते हैं कि C1 का मान लेते हैं क्या, यहाँ पर रेडियस इसका क्या बोल रहा है A, अगर इसका रेडियस A है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका सेंटर हमारा कितना हो जाएगा A, A। सिमिलरली अगर ये सर्कल C2 है और इसका रेडियस B है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा हमारा B, B। तो C1 का सेंटर कितना है हमारा A, A, और C2 का सेंटर कितना है हमारा B, B, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम आगे क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए ए ऑप्शन में हमारा क्या बोल रहा है C1 C2 टच ईच अदर। अगर C1 C2 एक दूसरे को टच कर रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं, देखिएगा यहां पर ए ऑप्शन, अगर C1 C2 एक दूसरे को टच कर रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि C1 C2 का डिस्टेंस, अगर सेंटर C1 C2 मान ले तो C1 C2 का डिस्टेंस हमारा कितना आएगा R1 प्लस R2। तो यहां से हम बोल सकते हैं R1 C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। C1 C2 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का सेंटर हमें मालूम है B माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस B माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, R1 कितना है हमारा A, R2 कितना है हमारा B। तो यहां से हमारा क्या आ गया B माइनस ए, 2 बार आ रहा है ना, B माइनस ए का होल स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा √2 टाइम्स B माइनस ए इक्वल टू B प्लस ए। तो यहां से √2 माइनस 1 B का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 ए। तो यहां से ए को इस तरफ लाइए तो ये हमारा बनेगा B बाई ए, और √2 माइनस 1 को उस तरफ ले जाएगा तो ये हमारा क्या बनेगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ऐसा करते हैं ना, ऊपर नीचे हम दोनों √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने पर ऊपर क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2 √2, और नीचे में कितना आ जाएगा 2 का √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1, तो ये हमारा कितना बना 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एस ऑप्शन, 3 प्लस 2 √2। तो एक करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा एस। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन देखेंगे इसका। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड पहले ऐड कर लेते हैं, यहां पर तो जगह बचा नहीं।
बी ऑप्शन इसका देखेंगे। बी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, C1 C2 आर ऑर्थोगोनल। अगर C1 C2 हमारा ऑर्थोगोनल है तो हम बोल सकते हैं R1² प्लस R2² इक्वल टू D²। R1² बोले तो A², R2² बोले तो B², D² कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर, क्या आएगा हमारा B माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस B माइनस ए का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स B माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B², मतलब 2 टाइम्स B² प्लस A² माइनस 2AB इक्वल टू A² प्लस B²। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2B², B² प्लस A² है और इधर A² प्लस B², तो इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा A² प्लस B² और 2 इंटू 2 माइनस 4AB को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा 4AB। ऐसा करिए ना, AB को नीचे लाइए तो यहां से आ जाएगा हमारा A बाई बी प्लस B बाई ए इक्वल टू 4। B बाई ए को अगर हम T मान ले तो ये हमारा बनेगा T प्लस 1/T इक्वल टू 4। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा T² माइनस 4T प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से T का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² बोले तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस 16 माइनस 4 रूट 12 बोले तो 2√3, ये 4 था यार 4 कर लीजिएगा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस √3। टी किसे माना था हमने B बाई ए को, तो B बाई ए का वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। हालांकि 2 माइनस 3 तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, कैसे B बाई ए हमारा 1 से बड़ा होगा क्योंकि B का वैल्यू A से बड़ा है, तो अगर B का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा आना चाहिए, तो 1 से छोटा है ना 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 तो हमारा 1 से छोटा है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, तो 2 माइनस 1.73 तो हमारा 1 से कम आ जाएगा। तो B बाई ए का वैल्यू मतलब क्या है हमारा 2 प्लस √3। तो B बाई ए का वैल्यू क्या है हमारा 2 प्लस √3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आर ऑप्शन। तो आर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका सी में हमसे क्या बोल रहा है C1 C2 इंटरसेक्ट सो डेट द कॉमन कॉर्ड इज लॉन्गेस्ट। C1 C2 इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि उन दोनों का कॉमन कॉर्ड क्या है हमारा लॉन्गेस्ट। यहां पर देखेंगे C1 छोटा है ना हमारा और C2 बड़ा है ना, तो इस तरह से बना लेंगे। देखिएगा यहां पर कॉमन कॉर्ड हमारा ये हो जाएगा, मान लेते ए बी, मान लेते ए बी। यहां पर क्या बोला कॉमन कॉर्ड लॉन्गेस्ट, कॉमन कॉर्ड लॉन्गेस्ट। तो कॉमन कॉर्ड लॉन्गेस्ट क्या कितना हो सकता है हमारा, ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर ही कॉमन कॉर्ड लॉन्गेस्ट हो सकता है हमारा। मतलब लॉन्गेस्ट क्या हो सकता है हमारा डायमीटर छोटा वाला सर्कल का, ए भी क्या हो जाए हमारा इस सर्कल का डायमीटर, छोटे वाला सर्कल मतलब रेडियस ए वाले सर्कल का डायमीटर। और हमें पता है कि ये हमारा रेडिकल एक्सिस भी होगा। कॉमन कॉर्ड ये हमारा क्या होता है रेडिकल एक्सिस दो सर्कल का, और रेडिकल एक्सिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा ना, ये डायमीटर है तो सेंटर भी इसी पे लाई करेगा ना। कितना है हमारा ए कॉमा ए, और ये सेंटर कितना है हमारा बी कॉमा बी। ऐसा करते हैं ना, ए को ज्वाइन कर दीजिए C2 से और बी को भी C2 से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये 90 ये 90 और ये दोनों हमारा रेडियस ही हो गया ना, बी बी हो गया, ये हमारा बी ये बी हो गया। और ये अगर 90 है तो ये दोनों बी बी, तो ये दोनों हमारा थीटा थीटा, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। काफ़ी बार देख चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट हमारा कैसे आता है,
ये थीटा ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तीनों एंगल हमारा बराबर और एक साइड बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। ये C1 हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। हमें निकालना क्या है, अच्छा कॉर्ड का लेंथ हमें नहीं निकालना है, बी अपॉन ए ही निकालना था ना। हाँ देखेंगे यहाँ पर, तो अगर ए बी हमारा डायमीटर है और ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए एम। अगर ए एम का बात करें, लिखेंगे यहाँ पर ए एम हमारा कितना हो जाएगा, ए रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस ही होता है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ए। तो अगर हम ट्राइंगल लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए एम, ये C2 है और ये C1 है, एम बोल दिए C1 बोल दिए, एक ही बात है। तो इन ट्राइंगल ए C1 C2 पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं यहाँ पर। क्या बनेगा हमारा, ए का स्क्वायर अप मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए। ऐसा करते हैं ना, एक और स्लाइड ऐड करते हैं यार, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना, एक स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर देख, एक सेकंड रुक जाएगा। हाँ ऐसा करते हैं ना, इधर नहीं लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए। इन ट्राइंगल, इधर आ जाते हैं हम, इन ट्राइंगल ए C1 C2 परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, b माइनस ए का स्क्वायर प्लस b माइनस ए का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या आ गया, ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2b स्क्वायर है ना, और इधर एक बी स्क्वायर है, तो ये हमारा बनेगा बी स्क्वायर, और 2a स्क्वायर इधर ए स्क्वायर है, तो क्या बनेगा 3a स्क्वायर, और ये माइनस 4ab उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 4ab। ए बी को इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो नीचे में आ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा b अपॉन ए प्लस 3a अपॉन बी इक्वल टू 4। b अपॉन ए को हम t मान लेते हैं, तो अगर इसको t मानेंगे तो ये क्या बनेगा इक्वेशन हमारा, t प्लस 3 अपॉन टी इक्वल टू 4। तो यहां से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, t माइनस 1, स्क्वायरिटी का रूट हमें डायरेक्ट दिख रहा है क्या, 1 और 3। तो यहां से t का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 और 3। t क्या था हमारा b अपॉन ए, तो b अपॉन ए का वैल्यू 1 और b अपॉन ए का वैल्यू 3। तो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि b a से बड़ा है, तो इसका वैल्यू जब भी आएगा तो 1 से बड़ा आएगा, एग्जैक्टली 1 नहीं आ सकता। तो b अपॉन ए का वैल्यू एक ही बचा हमारा 3। तो इस तरीके से हम b अपॉन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, Q। तो Q ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा हमारा, छोटा सर्कल का डायमीटर हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन कॉर्ड पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, C2 पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ C1। अच्छा यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, C2 पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ C1। C2 को अगर इक्वेशन लिखना चाहे, सर्कल C2 का इक्वेशन लिखना चाहे, तो वो हमारा क्या बनेगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस हमारा कितना है b, तो b का स्क्वायर। और बोल रहा है कि जो सर्कल C2 है वो C1 का सेंटर से पास कर रहा है, C2 पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ C1, और C1 का सेंटर कितना है a कॉमा ए। अगर a कॉमा ए से ये सर्कल हमारा पास कर रहा है तो a कॉमा ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2 टाइम्स a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू b का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारा b का स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा b का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और उस तरफ क्या बन जाएगा 4ab। ऐसा करिए ना, ab से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बनेगा, b अपॉन a का, एक सेकेंड, ab से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो b अपॉन a बनेगा ये, और प्लस 2 a अपॉन b बनेगा यहाँ पर इक्वल टू 4। ए बी ऊपर नीचे दोनों तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, अगर ए बी से दोनों साइड हम डिवाइड किए हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए को आप टी मान लीजिए, तो ये बनेगा टी प्लस 2/t इक्वल टू 4। तो यहाँ से आएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये तो हमारा टी में क्वाड्रेटिक आ गया, तो इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करिएगा, यहाँ पर तो जगह बचा नहीं। हाँ, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बनेगा हमारा, टी इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये इरेज कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू ए 2a। तो ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस, और अंदर में कितना आ रहा है 16 माइनस 8, कितना आ जाएगा हमारा 8। तो रूट 8 हमारा कितना होता है 2 रूट 2 और अपन अपॉन 2, तो ये हमारा बनेगा 2 प्लस माइनस रूट 2। तो b अपॉन ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2 प्लस रूट 2, और इधर लिख लीजिएगा, और b अपॉन ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2 माइनस रूट 2। लेकिन b अपॉन ए हमारा 1 से बड़ा होगा, कैसे पता कैसे चला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना b इज ग्रेटर देन ए, अगर b a से बड़ा है तो b अपॉन ए का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा आएगा, और ये तो 1 से छोटा है, मतलब क्या है हमारा 2 प्लस रूट 2 b अपॉन ए का वैल्यू है। ठीक है, 2 माइनस रूट 2 तो हमारा छोटा हो जाएगा ना, 2 माइनस 1.41, 1 से छोटा हो जाएगा, जबकि b अपॉन ए आपका ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, क्योंकि b का वैल्यू a से बड़ा है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। कितना आया हमारा 2 प्लस रूट 2 ना, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है P। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ था हमारा, हाँ ये, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था ना, हाँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए, कॉमन टेंजेंट ये सब पर, और सारा का सारा अच्छा सवाल है। बस आपसे इतना ही बोलना चाहेंगे, ये सारा सवाल आप एक बार खुद से सॉल्व करिए, तभी कुछ फ़ायदा करेगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो सारा सवाल आप खुद से सॉल्व करिए, जिसमें दिक्कत हो डॉट हो वो आकर यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि सारा का सारा सवाल आप लेक्चर वीडियो में देख रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करिएगा, फिर संभव ही नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, तो आप खुद से सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर वीडियो का। ठीक है, थ्योरेटिकल वाला नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, पहले जो क्वेश्चन डिस्कशन वाला लेक्चर है उसका सारा सवाल पहले से खुद से सॉल्व करके आइए, बस इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर सारा का सारा सवाल का आंसर दिया हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब आप पूछेंगे फैमिली ऑफ सर्कल मतलब फैमिली कैसा, फैमिली ब्रदर सिस्टर फादर मदर ये सब नहीं, किस तरह का फैमिली होगा वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बात करेंगे क्या, फैमिली ऑफ सर्कल। और थोड़ा सा ये छोटा सा टॉपिक है पोल एंड पोलर, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मुझे लगा जब सब कुछ बताइए तो ये भी बता ही देते हैं। पोल एंड पोलर अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड
पोल एंड पोलर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।